एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति और आज का जो हमारा क्लास रहेगी हमारी क्लास वो रहेगी एमपी एनएचएम के पेपर पर बेस्ड। तो एमपी एनएचएम का पेपर आपको कैसा आएगा वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा पेपर है, ये जो पेपर है पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो सिलेबस 2020 में रहा है पेपर के लिए 2019 में रहा है वही सिलेबस यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। और जो पेपर आपका रहेगा जिसमें सीसीएच विदाउट सीसीएच दोनों लोगों ने अप्लाई किया है, तो मोर देन 35,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। जो 996 पोस्ट हैं एमपी एनएचएम की। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि पेपर किस टाइप का आपको आएगा, तो वो क्लियर करने के लिए जितने भी पेपर हुए हैं एमपी एनएचएम में 2019, 20, 21, तो तीनों साल के पेपर मैं आपको विद इन 1 और 2 डेज़ में अपडेट कर दूंगी। और जो भी लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आपको जो ऑफिशियल ऐप है हमारी मेडिकल एंड नर्सेस हब की ऐप, तो वहां पर आपको पूरी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी एमपी एनएचएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो मैंने कल एक वोटिंग स्टार्ट करवाई थी चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में, तो बहुत 80% लोगों का कहना था कि आप पूरे पेपर सॉल्व करवाइए। तो हरियाणा, एमपी, त्रिपुरा इन तीनों जगह के पेपर आपको पूरे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पेपर पर डे आपको पेपर आपका एक ऑफिशियल और जो एक हमारी क्लास है वो आपको कंटिन्यूस करवाई जाए। तो आज का पेपर है जो एमपी एनएचएम का सेकेंड पेपर है। फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड एक दिन में 3-3 शिफ्ट में तक पेपर हुए हैं, तो वो सभी पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पेपर है, जो लोग एमपी का पेपर देने वाले उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपको जो सिलेबस है आपको समझ में आ जाएगा कि स्किल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल से किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो लोग हरियाणा का पेपर देने वाले हैं, त्रिपुरा का पेपर देने वाले हैं, वो भी इस पेपर को देखें, क्योंकि जो त्रिपुरा का सिलेबस है वो सेम सिलेबस है एमपी एनएचएम सीएचओ के, जैसे ही 1 या 2 टॉपिक में डिफरेंस है, बाकी सभी चीज़ें सेम हैं। तो आपके लिए भी ये पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और जिन लोगों को डाउट हो कि पेपर किस लैंग्वेज में आता है, तो पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए आएगा। हाँ, जो हरियाणा का एमएलएचपी कम सीएचओ का पेपर हुआ था लास्ट टाइम वो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में था, तो हो सकता है इस बार भी रहे या ना रहे, एक बार नोटिफिकेशन आप लोग रीड आउट कर लेना। बट त्रिपुरा और जो एमपी में पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको आएगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी। जो आपका स्क्रीनिंग आउटकम थी, जो आपका करेक्शन होना था फॉर्म में, वो भी ऑलरेडी हो चुका है। आपके पास ओनली 14 डेज बचे हैं आपकी स्टडी के लिए, 17 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो एनाटॉमी से जो क्वेश्चन आने हैं 5 नंबर के, 5 नंबर से फिजियोलॉजी आना है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताते जाऊँगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो फर्स्ट पॉइंट रखा गया था कि आपके सिलेबस में 5 नंबर की एनाटॉमी और 5 की फिजियोलॉजी है, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द ब्रेस्ट बोन इज। तो ब्रेस्ट बोन के लिए एनाटॉमिकल टर्म क्या यूज़ किया जाता है? ऑप्शन में सैक्रम, स्टर्नम, पेटेला या फिर क्लेविकल। तो ये सबको पता है। ब्रेस्ट बोन के लिए क्या और क्या कहा जाता है? स्टर्नम। जो ब्रेस्ट बोन के लिए एक अदर टर्म यूज होता है वो क्या है? स्टर्नम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्टर्नम। नेक्स्ट है यहाँ पर, द एम ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इज टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस बाय। तो जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए, ये इसमें जो हमारा एक एम रखा गया था कि टीबी को हमें कब तक एलिमिनेट करना है इंडिया से। ऑप्शन में 2025, 2030, 2035 या फिर 2040। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको इजी रहे। तो यहाँ पर जो प्लान बना था नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, इसके तहत हमें टीबी को कब तक एलिमिनेट करना है? 2025 तक भारत को हमें टीबी से मुक्त बनाना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। तो एटमोसफियर की, वायुमंडल की सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी है? ऑप्शन में स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर या फिर लोनोस्फियर। तो लोएस्ट लेयर पूछी है तो कौन सी है? तो वो ट्रोपोस्फियर। सबसे लोअर लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट है यहाँ पर,
विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी नर्व कौन सी है। जो एनाटॉमी के क्वेश्चन है आपको इसी टाइप से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर की सबसे बड़ी नर्व कौन सी है, सयाटिक, पेरोनियन, पिडेंडल या फिर टिबियल। तो सबसे लार्जेस्ट नर्व है ह्यूमन बॉडी की कौन सी, सियाटिक नर्व, जो कि थाई के यहाँ पर रहेगी बैक साइड से होते हुए, तो साइटिका जिसको हम कहेंगे, और सियाटिक नर्व सबसे बड़ी नर्व है, लार्जेस्ट नर्व है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, तो आपको रेस्पिरेटरी, हार्ट रेट या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पॉन्स या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ह्यूमन बॉडी में जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है, तो वो करेगा हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन टेम्परेचर को भी आपको आ सकता है, हार्ट रेट को पूछ सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर सीक्रेटेड बाय। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन से इसमें 4 क्वेश्चन किसके हो गए, एनाटॉमी के हो गए। जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर फिजियोलॉजी से रिलेट करता क्वेश्चन है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को कौन सीक्रेट करता है, ऑप्शन में पैंक्रियास, गोनेट्स, हाइपोथैलेमस या फिर एड्रिनल ग्लैंड्स। तो इन पेपर्स पे मैंने कुछ भी करेक्शन नहीं किया है, ये पूरे ऑफिशियल आंसर कीज़ हैं। जितनी भी आंसर कीज़ मेरे पास अवेलेबल होंगी, चाहे वो MP के हों, हरियाणा की हों, वो आपको सभी है जो अपडेट की जाएंगी। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को कौन सीक्रेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड, जिसको रीनल ग्लैंड भी हम कहते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है यहाँ पर, सबस्टेंसिया नियाग्रा सीक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो सबस्टेंसिया नियाग्रा हैं, ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करेंगे, एड्रिनेलिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन या फिर नॉर एड्रिनेलिन। तो जो सीक्रेशन का काम कौन कर रहा है, सबसे मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो क्या है, वो है डोपामाइन। सबस्टेंसिया नियाग्रा क्या सीक्रेट कर रहे हैं, डोपामाइन को। नेक्स्ट वन इज, द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस दैट प्रोड्यूस केराटिन इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज। तो एक प्रिंसिपल सेल है जो कि एपिडर्मिस में रहेगी और जो केराटिन को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, तो कौन सी है, मेलानोसॉम्स, केराटिनोसाइट्स, मेलानिन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो केराटिन का सीक्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्या है, केराटिनोसाइट सेल्स। नेक्स्ट इज, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन राइट अपर लिम्ब। तो राइट अपर लिम्ब में टोटल कितनी बोन्स रहती हैं, 25, 30, 40 या फिर 60। तो टोटल बोन्स की बात हो रही है, तो राइट अपर लिम्ब में टोटल 30 बोन्स हैं जो पाई जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन फॉलोइंग विच इज अ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियाज या फिर एड्रिनल। तो जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन मिक्स्ड ग्लैंड है वो कौन सी है, तो वो है पैंक्रियाज। मास्टर ग्लैंड कहते तब हम कहते पिट्यूटरी, बट यहाँ पर एंडो और एक्सो दोनों पूछी है, तो वो है पैंक्रियाज। नेक्स्ट इज, द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द लंग्स टेक्स प्लेस बाय। तो लंग्स में जो गैसों का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और CO2 का, तो ये कहाँ पर होगा, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, एल्वुलाई के थ्रू, ट्रैकिया के या फिर ब्रोंकस के थ्रू। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है कहाँ पर, किसके थ्रू होगा, एल्वुलाई के थ्रू। टिनी पार्टिकल्स होंगे लंग्स में, वो क्या करेंगे, एल्वुलाई, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट वन इज, द फंक्शन ऑफ सेरुमेन वैक्स। तो सेरुमेन वैक्स का क्या काम है, प्रोटेक्ट द ईयर, हेल्प क्लीन ईयर कैनाल ऑफ फॉरेन मैटर, प्रोटेक्ट ईयर कैनाल फ्रॉम वाटर डैमेज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो फंक्शन वाले क्वेश्चन है वो फिजियोलॉजी से ऐड होंगे, जो सीक्रेशन वाले हो गए, जो बॉडी के पार्ट्स हो गए, वो एनाटॉमिकल हो जाएंगे आपके। तो सेरुमेन वैक्स का काम क्या है, तो ईयर को प्रोटेक्ट भी करेगा, फॉरेन मैटर को एंटर होने से भी रोकेगा, वाटर डैमेज से भी प्रिवेंट करेगा। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका आंसर में 4th, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज, द कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो भारत में हाई बर्थ रेट के सभी कारण हैं, किसी एक को छोड़कर, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है। अर्ली मैरिज, ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड हैबिट्स, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी या फिर यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर पूछा है हाई बर्थ रेट के कारण सब है किसी एक को छोड़कर, तो वो हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। यदि लोग ज़्यादा पढ़े हुए होंगे तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो यहाँ पर लो लिटरेसी लेवल होता तब कारण होता है हाई बर्थ रेट का। बाकी यहाँ पर कहा है
कि सब है। तो अर्ली मैरिज के कारण फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है तो भी ये रीज़न होगा। ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड हैबिट्स उसके कारण भी होगा। यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज, मतलब कि इंडिया का एक कल्चर है कि आपको शादी करनी है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा, आपने सोसाइटीज़ में देखा होगा। तो यहाँ पर जो कारण है सब है हाई बर्थ रेट के, बट जो नहीं है वो क्या है, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर अ पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ ब्लॉक्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर एक पिक्टोरियल डायग्राम है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बताया गया कैसे, ब्लॉक जैसे एक के ऊपर एक ब्लॉक रख के। तो क्या है, लाइन डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये क्या है, ये है हिस्टोग्राम, जिसमें पूरा जो भी पिक्टोरियल डायग्राम है उसको रखा गया है। इसकी इमेज मैं आपको यहाँ पर इंसर्ट करके दिखा देती हूँ कि डायग्राम है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ब्लॉक वाइज ब्लॉक बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्लॉक हैं इस तरीके से जोड़े जाएंगे। इसको या तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्राफ हम बनाते हैं किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, यहाँ पर इस तरीके से जो कंटिन्यूस बनाए जाएंगे तो वो चीज़ें यहाँ पर किस में आ जाएंगी, हिस्टोग्राम में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। तो जो शहरी जनसंख्या है उसकी जो हाई पॉपुलेशन हो रही है शहरी क्षेत्र में, अर्बन पॉपुलेशन में बढ़ रही है, तो ये सभी के कारण किसी एक को छोड़कर ऑप्शन में है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अट्रैक्शन ऑफ बेटर लिविंग कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विसेज, हाई मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। तो जो अर्बन क्षेत्र में, जो रूरल एरिया के लोग अर्बन में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर सभी रीज़न है किसी एक को छोड़कर। तो जो रीज़न नहीं है वो क्या होगा, हाई मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी। शहरों में लोग क्यों आते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी, उनको लगेगा कि बेटर लिविंग कंडीशन एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया के, गाँव के सोशल सर्विसेज रहेंगी। बट यहाँ पर जो हाई मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी ये अर्बन एरिया में नहीं रहती है एज़ कम्पेयर टू रूरल के। सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं, जो भी बीमारी होती हैं वो गांव के क्षेत्र में, जो एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया के हम यदि कंपेयर करते हैं तो वो गांव में, रूरल एरिया में होंगी, बट शहरी क्षेत्र में उतना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन के, शहरी या फिर अर्बन पॉपुलेशन के बढ़ने के सभी रीज़न है, ये क्या है, हाई मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी नहीं है। नेक्स्ट वन इज द लिटरेसी रेट टेकिंग इन अकाउंट द टोटल पॉपुलेशन इन द डिनोमिनेटर इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर क्या है कि लिटरेसी रेट है जिसमें कहा है कि टोटल पॉपुलेशन इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर पूछा है तो क्या, इफेक्टिव लिटरेसी रेट, क्रूड लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है एंड 16 है, किसके क्वेश्चन हैं आपके, हैं डेमोग्राफी के क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिटरेसी रेट को जब डिनोमिनेटर पूछा है टोटल पॉपुलेशन का, तो ये क्या है, एक क्रूड लिटरेसी रेट। क्या है, क्रूड लिटरेसी रेट। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन इज अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो न्यू केसेस होना किसी डिफाइंड पॉपुलेशन में और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या कहलाएगा, प्रेवलेंस, इंसिडेंस, सेकेंडरी अटैक रेट या फिर पॉइंट प्रेवलेंस रेट। तो यहाँ पर कहा है न्यू अकरेंस, न्यू डिसीज हो रही हैं, न्यू केसेस आ रहे हैं, तो क्या है, इंसिडेंस। यदि यहाँ पर कहते कि न्यू और ओल्ड केसेस दोनों टाइप के हैं तब हम कहेंगे प्रेवलेंस, बट यहाँ पर ओनली न्यू केसेस आ रहे हैं तो ये क्या है, इंसिडेंस। नेक्स्ट इज एन एपिडेमिक यूजुअली अफेक्टिंग अ लार्ज proportion of the population occurring over a wide geographical area। तो यहाँ पर कहा है कि ऐसी एपिडेमिक, देखिए क्वेश्चन, एन एपिडेमिक, एक एपिडेमिक है जो कि लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है, इवन वर्ल्ड वाइड को भी अफेक्ट करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, एंडेमिक, स्पोरेडिक, पेंडेमिक या फिर एक्सोटिक। तो ये कैसी पहले होता है, क्या होगा पहले, एंडेमिक की छोटे से गांव लेवल पे डिसीज है जो अफेक्ट करेगी कॉमन जियोग्राफिकल एरिया में। एपिडेमिक में अलग अलग सिटीज़ अफेक्ट होने लगेंगी और जब एपिडेमिक क्या बनेगी, पेंडेमिक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पेंडेमिक। ऐसी डिसीज जो पूरे वर्ल्ड वाइड को अफेक्ट कर रही हैं वो क्या कहलाएगी, पेंडेमिक, महामारी जिसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर
द रेशियो ऑफ द इंसिडेंस ऑफ द डिसीज अमंग एक्सपोज्ड एंड द इंसिडेंसेस। तो रेशियो आपको बताना है कि जो डिसीज जिनको हो चुकी है वो और इंसिडेंस रेट मतलब कि न्यू केसेस हैं तो वो क्या हैं, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, रिलेटिव रिस्क, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रिलेटिव रिस्क और ये एपिडेमियोलॉजी के आपके क्वेश्चन है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर द मेन पर्पस ऑफ वैक्सीन वायल मॉनिटर इज टू। तो जो इम्यूनाइजेशन से आपको क्वेश्चन आने हैं तो उसके क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ वैक्सीन वायल मॉनिटर, BVM का मेन पर्पस क्या है, इंश्योर द सेफ ट्रांसपोर्ट, प्रिवेंट डैमेज ऑफ वैक्सीन, इंश्योर हीट डैमेज वैक्सीन आर नॉट एडमिनिस्टर्ड या फिर ईजी एडमिनिस्ट्रेशन। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर का होता है कि हीट डैमेज से बचाना वैक्सीन को। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इंश्योर हीट डैमेज वैक्सीन आर नॉट एडमिनिस्टर्ड। तो BVM में बहुत सारी वैक्सीन को रखा जाता है तो उसका यहाँ पर जो मेन यूज़ है वो क्या है कि जो वैक्सीन क्या हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं हीट के कारण, उनको हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, BVM। नेक्स्ट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन सिम्टम इज कॉल्ड। तो ऐसा टाइम इंटरवल जब कोई डिसीज़ का इन्फेक्शियस एजेंट एंटर हुआ हो और उसने अपने पहले साइन सिम्टम शो किए हों तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है यहाँ पर इनक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाएगा, इनक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट इज द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासिस थ्रू। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन है 22, द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासिस और डिसेमिनेटेड टू द होस्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर कोई पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट के थ्रू यदि होस्ट तक कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट पहुँचेगा तो ये क्या कहलाएगा, रिजर्वर, सोर्स, कैरियर, एफिलेटेंट इन्फेक्शन। तो ये कहलाएगा यहाँ पर सोर्स। क्या कहलाएगा, सोर्स। होस्ट तक पहुँचने के लिए कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट या तो किसी पर्सन के थ्रू होगा या किसी एनिमल के थ्रू होगा या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में चिपक कर आप तक पहुँच सकता है, तो क्या कहलाएगा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर इन द फीटस आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटस में सभी चेंजेस देखने को मिलेंगे, किसी एक को छोड़कर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑप्शन में फीटल हार्ट साउंड कैन हियर्ड विथ स्टेथोस्कोप, स्केलेटल इन कैल्सिफाइड, आइज रिमेन्स क्लोज्ड एंड बॉडी ग्रोथ एक्सेलरेट्स या फिर लाइटनिंग अकर्स। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटल हार्ट साउंड चेक कर पाएंगे आप, स्केलेटल कैल्सिफाइड होगा, आंखें बंद रहेंगी और ग्रोथ होगी, बट लाइटनिंग है जो कब होगी, ये होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लाइटनिंग अकर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर A woman's serum and urine will test positive for HCG in all of the conditions except। तो जो HCG है सभी केसेस में पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, चाहे आप यूरिन टेस्ट करें या सीरम टेस्ट करें, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वेसिकुलर मोल या फिर पोस्ट हिस्टेक्टोमी। तो वेसिकुलर मोल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी में HCG पॉजिटिव रहेगा टेस्ट, बट हिस्टेक्टोमी में नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू द अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो यहाँ पर आपको टॉपिक दिया हुआ है मैटरनल हेल्थ, जिसमें प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कहा है, दैट मीन्स जो गायनेकोलॉजी के क्वेश्चन है यहाँ पर, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस तरीके से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से आप देखिए 24, 25 जो अब अभी हम पढ़ रहे हैं। तो जो इम्यूनिटी मैटरनल एंटीबॉडीज़ हैं जो न्यूबॉर्न बेबी में ट्रांसमिट होंगी, अनबॉर्न चाइल्ड और फीटस में ट्रांसमिट होंगी प्लेसेंटा के, किस टाइप की इम्यूनिटी कहलाएगी, वो कहलाएगी पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ वन और बोथ टेस्टिस एट बर्थ इन अ न्यूबॉर्न इज कॉल्ड। तो टेस्टिस हैं जो स्क्रोटम में क्या होंगी, डिसेंट नहीं हो पाएंगी, तो ये क्या कहलाएगा, फिमोसिस, हाइड्रोसील, क्रिप्टोचिडिज्म या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये कंडीशन जिसमें जो बोथ टेस्टिस हैं स्क्रोटम में क्या डिसेंड नहीं हो पाएंगी, तो क्या कहलाएगा, क्रिप्टोचिडिज्म। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होना और चाइल्ड बर्थ के टाइम पर कुछ कॉम्प्लिकेशन होने को प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, स्किल्ड केयर एट बर्थ, अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिस्क, appropriate and timely management of obstetric complication या फिर all of these।
तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशन और डिलीवरी के टाइम पर होने वाले कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज whitish or yellowish white secretion that lasts for 10 to 15 days after delivery is called। तो डिलीवरी के 10 से 15 दिनों के अंदर तक है जो वाइट येलो टाइप का सीक्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, लोचिया रूब्रा, सेरोसा, अल्बा या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 10 से 15 दिन तक कहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लोचिया अल्बा। रूब्रा स्टार्टिंग में होगा एंड जो सेकेंड 2 वीक तक एंड देन आफ्टर दैट अल्वा के बाद जो होगा वो कहलाएगा सेरोसा। रूब्रा, अल्वा एंड सेरोसा इस टाइप से रहेगा। तो 10 to 15 डेज तक क्या होगा, तो वो होगा लोचिया अल्वा। नेक्स्ट है यहाँ पर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर और द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो मेन कंपोनेंट सभी हैं न्यूबॉर्न की एसेंशियल केयर के लिए किसी एक को छोड़कर। रिससिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न विथ हाइपोक्सिया, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो न्यूबॉर्न की मेन केयर में क्या करना है हमें कि रिससिटेट करना है बेबी को, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। बट न्यूबॉर्न बेबी को जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स उस टाइम पे नहीं होंगी, उसमें जो मेन कंपोनेंट्स है जो नहीं होगा। तो आंसर होगा आपका प्रिवेंशन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रिकमेंडेड वॉल्यूम एक्सपेंडर फॉर न्यूनेट इन सॉकेज। तो यहाँ पर रिकमेंडेड वॉल्यूम एक्सपेंडर कितना होगा यदि न्यूबॉर्न बेबी क्या है, सॉक में है। तो 5 ml पर kg ऑफ नॉर्मल सलाइन, 10 ml पर kg ऑफ नॉर्मल सलाइन, 15 ml पर kg नॉर्मल सलाइन या फिर 20 ml पर kg ऑफ नॉर्मल सलाइन। तो वॉल्यूम एक्सपेंडर कितना होगा सॉक के बेबी के लिए, 10 ml पर kg ऑफ नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज्ड टू डिटेक्ट कंजेनाइटल एनोमलीज इन यूट्रो इज। तो कौन सी डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज़ की जाएगी कंजेनाइटल एनोमलीज को फाइंड आउट करने के लिए, यूट्रस में ही, बाहर आके नहीं, यूट्रस में ही। अल्फा फीटोप्रोटीन, एम्नियोसेंथेसिस, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। अल्फा फीटोप्रोटीन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से चेक करने के लिए किया जाएगा। एम्नियोसेंथेसिस और कोरियोनिक ब्लाई सैम्पलिंग, इन सभी से कंजेनाइटल जो एनोमलीज कोई डेवलप तो नहीं हो रही हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, सभी डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएंगे और आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है यहाँ पर द मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 डोज ऑफ टीटी वैक्सीन गिवन टू एंटीनेटल मदर। तो एटलीस्ट कितना मिनिमल इंटरवल होना चाहिए टीटी के 2 डोज के बीच में। यदि एक वैक्सीन आज लगा है तो नेक्स्ट वैक्सीन कब होगा, 2 डोज लगते हैं जो टीटी के, सेकेंड डोज कब लगेगा। ऑप्शन में 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 4 मंथ। जो टीटी वैक्सीन के बीच का डोज गैप पूछा है जनरली कितना होता है, 1 मंथ तक। कितना, 1 मंथ और 4 वीक का गैप है जो दिया जाएगा। देन आफ्टर सेकेंड डोज एडमिनिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट इज बेबीज हु आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी आर। तो ऐसे बेबीज जिनमें रेटिनोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो प्रीमेच्योर बेबीज रहे हैं, हाई रिस्क के डेवलपिंग बेबी हैं, तो वो कौन से, प्रीटर्म, टर्म न्यूनेट्स, पोस्टर्म या फिर ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन मैंने आपको एटलीस्ट 10 बार तक पढ़ा दिया है। बेबीज में रेटिनोपैथी जो प्रीमेच्योर बेबी होंगे क्यों डेवलप होती, ऑक्सीजन की एक्सेसिव फ्लो ऑफ ऑक्सीजन के कारण, बाहर से जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं उसके कारण जो रेटिनोपैथी होगी किन में होगी, ये होगी प्री टर्म न्यूनेट्स में। किसमें, प्री टर्म न्यूनेट्स में। प्रीमेच्योर जो बेबीज हुए हैं, प्रीमेच्योर बेबी हुए हैं, तो वो कब होंगे, जब उनका जो जेस्टेशनल पीरियड 37 वीक्स से कम रहेगा तब। तो उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, उस ऑक्सीजन के कारण बेबीज में रेटिनोपैथी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन ए सप्लीमेंट इज गिवन अंडर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ। तो जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के तहत विटामिन ए सप्लीमेंट दिए जाते हैं, किस एज तक दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं 5 साल तक। कब तक, 5 साल तक। नेक्स्ट है यहाँ पर मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन हैज़ टू बी गिवन। तो MMR वैक्सीन कब दी जाती है, आफ्टर बर्थ, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ या फिर आफ्टर 9 मंथ। तो MMR वैक्सीन दी जाती है जब बच्चा पूरे 9 मंथ कंप्लीट कर ले तब। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर आफ्टर द 9 मंथ। नेक्स्ट इज
At the healthcare facility, health workers can adequately protect vaccine by all of the following measures except। तो हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन को सभी फैसिलिटीज़ से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किसी एक को छोड़कर। कीप वैक्सीन एंड एप्रोप्रिएट वैक्सीन रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट, यूज ऑफ टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस, ट्रांसपोर्ट वैक्सीन इन अ वैक्सीन कैरियर, स्टोर वैक्सीन इन डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर ओनली। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा है, पूरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, तो हेल्थ केयर वर्कर एडिक्वेसी को जो अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वैक्सीन को, किसी एक को छोड़कर। तो क्या स्टोर वैक्सीन इन डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर ओनली, क्योंकि अलग अलग वैक्सीन कुछ रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है, कुछ फ्रीजिंग जोन में रखी जाती हैं। किसी वैक्सीन को कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, किसी को ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्टोर वैक्सीन इन डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर ओनली। नेक्स्ट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साल्क पोलियो वैक्सीन। तो साल्क पोलियो वैक्सीन का रूट क्या है, ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो साल्क पोलियो वैक्सीन है कैसी दी जाती है, इंट्रामस्कुलरली। जो 7 होती है, जो किस OPV है जो 7 है वो क्या है, ओरल दी जाएगी। साल्क पोलियो जिसको इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी कहेंगे वो क्या है, इंट्रामस्कुलर दी जाएगी। नेक्स्ट इज द वैक्सीन फॉर येलो फीवर इज। येलो फीवर के लिए कौन सी वैक्सीन है, साल 17D, CCEV या फिर PREV। तो येलो फीवर के लिए जो वैक्सीन है वो क्या है, 17D वैक्सीन। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर कौन सी वैक्सीन है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड है, विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन D या फिर नन ऑफ दीज। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो इंक्लूडेड है वो क्या है, विटामिन A। मीजल्स की वैक्सीन दी जाती है, उसके साथ ओरली आपको विटामिन A भी बच्चे को पिलाया जाता है। तो यहाँ पर आफ्टर द 9 मंथ के बाद जो दी जाएगी, तो क्या है यहाँ पर ऐड साथ में वो विटामिन A। नेक्स्ट इज द टारगेट ग्रुप ऑफ वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। ये क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है। तो WIFS है, तो इसमें टारगेट एज ग्रुप क्या है, तो इसमें 6th to 12th क्लास तक के बच्चे, 6 to 12 तक के क्यों, क्योंकि एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं, जिसमें 10 से 19 साल तक की गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों आ जाएंगे। तो एक प्रोग्राम क्या है, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, जिसमें स्कूल गोइंग एडोलेसेंट गर्ल्स जो कि गर्ल्स एंड बॉयज़ जो कि 6 to 12 क्लास तक के हों। यदि 6 to 12 ना हो आपको एग्जाम में, 10 to 19 ईयर्स हो, तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। बट इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इंक्लूडेड हैं। WHO के अकॉर्डिंग जो एडोलेसेंट एज ग्रुप रखी गई है वो 10 से 19 साल तक है, तो वही यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट वन इज द कंपोनेंट्स ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर ऑल एक्सेप्ट। तो हेल्थ प्रोग्राम के सभी कंपोनेंट्स हैं, किसी एक को छोड़कर। वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम या फिर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। तो जो यहाँ पर आपको एडोलेसेंट हेल्थ से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, ये किसके क्वेश्चन है, ये सभी आपके एडोलेसेंट हेल्थ से आने वाले क्वेश्चन हैं। तो एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम के सभी कंपोनेंट्स हैं, किसी एक को छोड़कर, तो वो विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। बाकी WIFS आएगा, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ प्रोग्राम आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आ जाएगी, RKSK आ जाएगा, RBSK आ जाएगा, ये एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है। बट जो विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है नहीं है, क्योंकि ये 5 ईयर तक के एज ग्रुप के बच्चों को ही दिया जाता है। और जितने भी एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम आते हैं, जिन बच्चों की एज 10 से 19 साल तक है, उन्हीं के लिए प्रोग्राम कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स। तो फीमेल्स में प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन क्या है, वॉइस चेंजेस, एक्सिलरी हेयर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट या फिर मिनार्ची। तो फर्स्ट साइन है प्यूबर्टी का क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर द डोज ऑफ टैबलेट एल्बेंडाजोल एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट हेलमिंथिस इन्फेस्टेशन। तो यहाँ पर एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल दिया जाता है, जो हेलमिंथिक वॉर्म होते हैं, पेट के कीड़े जिसको कहते हैं हम। तो यहाँ पर हेलमिंथिक्स इन्फेस्टेशन के लिए कितना डोज दिया जाएगा, एडोलेसेंट एज में पूछा है यहाँ पर, एडोलेसेंट एज ग्रुप में। तो यहाँ पर आपको डोज पूछा है, तो कितना देना है ऑप्शन में, 200 mg, 400 mg, 500 mg या फिर 600 mg। तो डोज दिया जाता है 400 mg। और एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम में बनता है कि एल्बेंडाजोल कब दे सकते हैं। तो ये जनरली जब बच्चे की एज, यदि यहाँ तो एडोलेसेंट एज ग्रुप की बात हो रही है, तो 400 mg देंगे।
बट यदि यहाँ पर कब दे सकते हैं तो जब बच्चे की एज 1 साल से ज़्यादा हो जाए तब। बिफोर 1 ईयर के एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल है जो जितने भी हेलमिंथिस इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करने की मेडिसिन है नहीं दी जाती। आफ्टर 1 ईयर के बाद हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है MHS स्कीम, ये कितने एज गर्ल जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं यहाँ पर एज ग्रुप पूछा है तो ऑप्शन में 10 से 22 साल, 10 से 19, 16 से 19 या फिर 15 से 19 साल। तो जो एडोलेसेंट एज ग्रुप रखा गया है 10 से 19 साल उसी को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम किस पर इम्प्लीमेंट की गई है? जिन गर्ल्स की एज 10 से 19 साल तक है उन पर। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोलॉजिकली कन्फर्म्ड और क्लिनिकली डायग्नोस्ड केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस involving pleura, lymph nodes, abdomen and genitourinary tract is called। तो यदि ट्यूबरक्लोसिस आपको लंग्स के अलावा प्लूरा, लिम्फ नोड, एब्डोमेन और जेनाइटोयूरिनरी ट्रैक्ट में होती है तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाती एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। जब लंग्स को बस अफेक्ट करेगी तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में आ जाएगा। बट यदि लंग्स के अलावा इसने अदर बॉडी पार्ट्स को कवर किया है तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट एक्सेप्ट। तो सभी इन्फेक्शन फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होंगे किसी एक को छोड़कर। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, डायरिया एंड पोलियोमाइलाइटिस। तो यहाँ पर फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होंगे हेपेटाइटिस ए एंड डी होता है, डायरिया हो सकता है, पोलियोमाइलाइटिस होगा। बट हेपेटाइटिस बी है ये या तो निडल प्रेक इंजरी से होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से होगा, बट ये फीको ओरल रूट से नहीं होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर द इलनेस कॉज्ड बाय मॉस्क्यूटो बाइट आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ऐसी इलनेस जो मॉस्क्यूटो के मच्छर के काटने से होगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, मलेरिया, डेंगू या फिर सार्स। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, मलेरिया, डेंगू ये तीनों मॉस्क्यूटो बाइट से होंगे, बट सार्स है जो नहीं होगा ये क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये क्या है? वायरस के थ्रू होगा ना कि मॉस्क्यूटो के बाइट करने से। नेक्स्ट है यहाँ पर चिकनगुनिया वायरस इज ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू। चिकनगुनिया वायरस है जो लोगों में कैसे ट्रांसमिट होगा? पिग्स से, मॉस्क्यूटो बाइट से, चिकन से या फिर बर्ड से। चिकनगुनिया ट्रांसमिट होता है मॉस्क्यूटो बाइट से। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस डी इन्फेक्शन अकर्स ओनली व्हेन द पर्सन इज पॉजिटिव फॉर। तो हेपेटाइटिस के जो हमने टाइप पढ़े हैं तो हेपेटाइटिस में जो हेपेटाइटिस डी है ये कभी भी अकेला नहीं होगा। जब कोई अदर फॉर्म हेपेटाइटिस का आपको होगा तो यदि आपको कौन सा हेपेटाइटिस है साथ में जब हेपेटाइटिस डी भी होगा, हेपेटाइटिस ए, बी, सी या फिर ई। तो हेपेटाइटिस डी होता है जब पर्सन को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन पॉजिटिव हो तब उसी के साथ में हेपेटाइटिस डी भी होगा। हेपेटाइटिस डी सिंगली बहुत ही रेयर केस में होगा, बट हेपेटाइटिस बी के साथ में इजीली डेवलप हो जाएंगे इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट इज द इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। तो ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज जो वेरियोला वायरस के थ्रू होगी तो वो क्या है? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स या फिर रुबेला। तो वेरियोला वायरस से क्या होगा? स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? ऑप्शन में ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, इन्फेक्टेड ब्लड, मॉस्क्यूटो या फिर रोडेंट्स। तो चिकन पॉक्स का जो ट्रांसमिशन है किसके थ्रू होता है? होता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिप्थीरिया एक्सेप्ट। तो यहाँ पर डिप्थीरिया के टाइप सभी हैं किसी एक को छोड़कर। नेजल डिप्थीरिया, लैरिंगोट्रैकियल डिप्थीरिया, क्यूटेनस डिप्थीरिया फिर सिस्टमैटिक डिप्थीरिया। तो जो टाइप नहीं है वो क्या है? सिस्टमैटिक डिप्थीरिया। बाकी क्यूटेनियस, लैरिंगोट्रैकियल और नेजल सभी रहेंगे, जो नहीं होगा वो क्या होगा? सिस्टमैटिक डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग यूज टू ट्रीट कैरियर्स ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी या फिर ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर हम कह सकते हैं। ऑप्शन में है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है किसके थ्रू ट्रीट होगी? एरिथ्रोमाइसिन के द्वारा। किसके थ्रू? एरिथ्रोमाइसिन के द्वारा। नेक्स्ट इज पर्ट्यूसिस इज ऑल्सो नोन एज। तो पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम होता है काली खांसी। एंट्रिक फीवर होता है जो टाइफॉइड है उसका दूसरा नाम।
यहाँ पर जो पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम क्या है, बूफिंग कफ और 100 दिन की खांसी और 100 डेज कफ। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंडीशन इज मेजर कॉज ऑफ मिट्रल इनसफिशियंसी एंड स्टेनोसिस। तो मेजर कॉज है मिट्रल इनसफिशियंसी और स्टेनोसिस के लिए, तो वो क्या है, डायरिया, रोमेटिक फीवर, टाइफाइड या फिर मलेरिया। तो मिट्रल इनसफिशियंसी और स्टेनोसिस का जो मेजर कॉज होगा वो क्या होगा, रोमेटिक फीवर। नेक्स्ट वन इज व्हेन द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन आर अननोन इट इज कॉल्ड एज। तो ये आपका जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सेक्शन है उसमें आ जाएंगे जितनी भी हाइपरटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक वाली प्रॉब्लम होंगी वो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 में जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाइपरटेंशन का यदि हमें कुछ रीजन पता नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, आइसोलेटेड, सिस्टोलिक या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जब हमें ब्लड प्रेशर बढ़ने का कोई रीजन पता ना हो तो क्या टर्म यूज़ करेंगे हम, प्राइमरी हाइपरटेंशन। यदि कुछ डिसीज़ के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कुछ आपको पर्टिकुलर चीज़ें पता हो तो वो सेकेंडरी में आएंगे, बट जब हमें कुछ रीजन पता नहीं है, अननोन कॉज में, तब हम क्या कहेंगे इसको, प्राइमरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज यहाँ पर द लाइफ स्टाइल दैट हैज़ अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो किस टाइप का, जब आपका जो लाइफ स्टाइल है इसके कारण सबसे ज़्यादा कोरोनरी हार्ट डिसीज डेवलप होने के चांसेस होंगे, एक्टिव लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, एक्टिव एक्सरसाइज या फिर नन ऑफ दीज। तो ये होगा जब आपकी लाइफ स्टाइल कैसी हो, सेडेंट्री हो, मतलब कि आप ना तो कुछ योगा एक्सरसाइज ना खाने पीने पर ध्यान देते हो, तब कोरोनरी हार्ट डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना, मॉनिटर करवाना किस टाइप का प्रिवेंशन होगा, प्री पॉर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी। तो ये होगा आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। जनरली आपका कंटिन्यूसली बीपी चेक करवाते रहना है, यहाँ पर कहा है सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी ये प्राइमरी में होना चाहिए ताकि आप अपकमिंग किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट करने, हाई बीपी की कंप्लेंट से प्रिवेंट करने के लिए बच सकें। तो यहाँ पर जो इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में कहा है वो क्या है, सेकेंडरी। नेक्स्ट इज विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ मलाइटिस। तो यहाँ पर डायबिटीज़ मलाइटिस डेवलप होने के लिए क्या रिस्क फैक्टर नहीं है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन इन इन्फेंसी, एक्सेसिव इंटेक ऑफ एल्कोहल या फिर हाई इंटेक ऑफ विटामिन ए। तो रिस्क फैक्टर नहीं है डीएम डेवलप होने के लिए, तो वो है यहाँ पर हाई इंटेक ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए ज़्यादा लेने से आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, बाकी आप एल्कोहल लेंगे, प्रोटीन एनर्जी आपको इन्फेंसी पीरियड में रही है तो भी हो सकता है, और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल रही है तो भी हो सकता है। नेक्स्ट इज नेशनल प्रोग्राम NPCDCS, ये मैंने आपको बताया है जिसमें टोटल 6 डिसीज़ इंक्लूडेड रहती हैं। सॉरी, जो यहाँ पर जो NPCDCS है क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ एंड स्ट्रोक्स। तो जो यहाँ पर डिसीज़ है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, इनके लिए है NPCDCS का मतलब है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्ट्रोक। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। तो मेजर कॉज क्या है टाइप 2 डायबिटीज़ का, टू लिटिल शुगर इन द डाइट लोअरिंग द ब्लड शुगर, ओबेसिटी, टू विग्रस एक्सरसाइज कॉजिंग अ रिडक्शन इन कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, और नन ऑफ दीज। तो टाइप 2 का जो कारण होगा यहाँ पर वो क्या होगा, ओबेसिटी, मोटापा है जो मेन रीजन होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में यूज्ड टू ट्रीट पेशेंट विथ। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होंगे, कीटोसिस को, ओबेसिटी को, डेंगू को या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ को। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट डायबिटीज़ को ट्रीट करने में यूज़ होंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज़। नेक्स्ट इज द डिसीज कवर्ड बाय द नेशनल वेक्टर एंड बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है इसमें टोटल 6 डिसीज इंक्लूड होती हैं, बट जो नहीं है यहाँ पर वो कौन सी है, ऑप्शन में टीबी, मलेरिया, फाइलेरियासिस या फिर काला आजार। तो जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है वो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, बाकी सभी है, मलेरिया है, फाइलेरियासिस है, काला आजार है, बट जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है तो वो क्या है, टीबी। नेक्स्ट इज द मेजर इनिशिएटिव टेकन अंडर द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है नेशनल इरेडिकेशन लेप्रोसी प्रोग्राम में,
ड्रेसिंग मटेरियल, सपोर्टिव मेडिसिन आर गिवन टू लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन। Microcellular rubber footwear is provided to protect insensitive feet. ₹5,000 is provided for person undergoing reconstructive surgery, या फिर all of these। तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत ये सभी कंपोनेंट्स यूज़ किए गए, इनिशिएटिव लिए गए हैं। ड्रेसिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाना, मेडिसिन प्रोवाइड करवाना, ₹5,000 यदि आप कुछ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करवाते हैं तब आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रोग्राम दैट एम्ड टू ट्रेन हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन इज। तो कौन सा हेल्थ प्रोग्राम है जिसमें हेल्थ पर्सनल के लिए बेसिक न्यूबॉर्न केयर के लिए ट्रेन किया जाता है? RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, IMNCI होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। तो कौन से प्रोग्राम में न्यूबॉर्न बेबी की जो बेसिक केयर है, रिससिटेशन है, वो आपको ट्रेंड किया जाता है? तो वो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। क्या है? नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रपोज्ड टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मदर अकॉर्डिंग टू द माइक्रो बर्थ प्लान ऑफ जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना के तहत जो माइक्रो बर्थ प्लान है उसमें कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए? एटलीस्ट 14 to 18 वीक्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। EDD के 14 से 18 वीक के पहले, 20 से 24 वीक के पहले, 12 से 16 वीक के पहले, या फिर 8 से 12 वीक के पहले। तो 20 से 24 वीक के बीच में सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, उसी टाइम पर JSY जो स्कीम है उसके तहत जो भी प्रेग्नेंट मदर है उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वॉलेंटियर देमसेल्व्स अंडर द वंदे मातरम स्कीम सर्विसेज। तो वंदे मातरम स्कीम सर्विसेज के तहत कौन है जो एज एन वॉलेंटियर के तौर पर है जो सेफ मदरहुड प्रोग्राम चला सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं? ANM, आशा, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, या फिर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो वंदे मातरम स्कीम का जो सेफ मदरहुड केयर है, सर्विसेज है, कौन कर सकता है? ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। वंदे मातरम स्कीम के तहत ही जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं वो आयरन फॉलिक एसिड को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। उनको गवर्नमेंट देती है कि आपके पास जो भी क्लाइंट्स हैं, केसेस हैं, उनको आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज द नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था 2014 में। कब आया था? RMNCH+A प्रोग्राम है यहाँ पर। तो ये कब आया था? ये आया था 2014 में। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK एज फॉलोइंग 6 प्रायोरिटी एरियाज एक्सेप्ट। तो RKSK प्रोग्राम के 6 प्रायोरिटी एरिया हैं किसी एक को छोड़कर। इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, इनेबल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एड्रेस कंडीशन फॉर कम्युनिकेबल डिसीज, प्रिवेंट इंजरीज एंड वायलेंस। 6 प्रायोरिटीज जो एरिया हैं वो सभी हैं, वो क्या हैं? जो नहीं है वो क्या है? एड्रेस कंडीशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। नेक्स्ट इज विच स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो किस स्टेट के लिए लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि। गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब या फिर केरल। तो किस स्टेट के लिए जो नाम दिया गया है स्टेट लैंड ऑफ 5 रिवर्स, वो कौन सा राज्य है? तो वो है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब है जिसके लिए नाम दिया गया है। तो यहाँ पर लैंड ऑफ 5 रिवर्स इसको नाम क्यों दिया गया है? तो यहाँ पर 20 चेनाब, झेलम, रावी और सतलज, ये 5 नदियाँ हैं जो इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हो जाती हैं। बट 5 रिवर ऑफ पंजाब या फिर लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से कौन सा स्टेट जाना जाता है? पंजाब। नदियों के नाम याद रखना है, 20, चेनाब, झेलम, रावी एंड सतलज। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? सबको पता है, हर साल हम 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज द स्टेट इन विच द फेमस अजंता केव्स आर सिचुएटेड। तो जो आपको GS आने वाला है इसमें वही क्वेश्चन आपको रहेंगे जो आपको 5 नंबर का GS आना है, तो इसमें ये चीज़ें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस क्या है?
भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या फिर मोहिनी नृत्यम। तो जो आंध्र प्रदेश का डांस क्या है? कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम है जो केरल का है, सॉरी कथक है केरल का। नेक्स्ट है यहाँ पर अ पोस्टपार्टम वुमेन शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म कीगल एक्सरसाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कीगल एक्सरसाइज का एम यहाँ पर पूछा गया है। जो पोस्टपार्टम वुमेन है, आफ्टर डिलीवरी के बाद उनको कहा गया है कि आप कीगल एक्सरसाइज कीजिए। तो क्यों कीजिए? टू प्रमोट द यूट्राइन इन्वोल्यूशन, टू प्रिवेंट द यूटीआई, टू स्ट्रेंथन द पेल्विक लिगामेंट्स, टू स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल्स। कीगल एक्सरसाइज से क्या होगा? जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी। तो उसके लिए यहाँ पर आपको पोस्टपार्टम वुमेन के लिए एक्सरसाइज प्रेफर की जाएगी। नेक्स्ट इज अ प्रीमी ग्रेविड मदर डिलीवर्ड अ मेल बेबी, द न्यूबॉर्न हैज विजिबल सीक्रेशन आफ्टर बर्थ, द नर्स शुड डू द सीक्रेशन बाय द विच मेथड। तो सिंपल क्वेश्चन है कि एक प्रीमी ग्रेविड मदर ने बेबी को जन्म दिया है, तो विजुअल सीक्रेशन दिख रहा है आपको, तो आप कहाँ से सीक्रेशन सॉरी जो सक्शनिंग करेंगे? नोज फर्स्ट फॉलोड बाय माउथ, माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय नोज, माउथ ओनली या फिर नोज ओनली। जब भी आपको सक्शनिंग के लिए पूछा जाता है तब आपको पहले माउथ सक्शनिंग करनी है, देन आफ्टर नोज। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय नोज। क्यों? क्योंकि हम एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज to perform nasopharyngeal airway suctioning for a conscious patient with a functional gases, the nurse should place the patient head in which of the following position। nasopharyngeal airway suctioning के लिए कॉन्शियस है पेशेंट, तो आप कौन सी पोजीशन देंगे? हम उसको देंगे नेक हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर while administering enema patient should be placed in। जब हम पेशेंट को एनिमा देंगे तो कौन सी पोजीशन देंगे? सिम्स, सुपाइन, मिड फॉलोअर्स या फिर नी चेस्ट। तो जो हम पोजीशन देंगे पेशेंट को एनिमा के टाइम वो कौन सी होगी? सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फैसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग सेंटर्स प्रोवाइड्स हेल्थ एजुकेशन टू एडोलेसेंट ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज एक्सेप्ट। तो जो यहाँ पर फैसिलिटी बेस्ड काउंसलिंग सेंटर्स रहेंगे तो वो सभी एडोलेसेंट्स के लिए रहेंगे किसी एक को छोड़कर। न्यूट्रिशन, प्यूबर्टी, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी या फिर अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। तो यहाँ पर एडोलेसेंट एज ग्रुप में हम न्यूट्रिशन को, प्यूबर्टी को, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ को लेकर चीज़ें समझाएंगे। जो इसका पार्ट नहीं होगा वो काउंसलिंग का क्या होगा? अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अ नर्स वर्किंग विथ एडोलेसेंट इन जुबिलाइन होम discuss the developmental task appropriate for adolescent with the caretaker। An example of primary development task of an adolescent। adolescent age group में आपको यहाँ पर प्राइमरी टास्क क्या होगा? जब आप जुवेनाइल होम में जो बच्चे की एडोलेसेंट की जो केयर टेकर है उससे आप डिस्कस करते हैं तो प्राइमरी टास्क क्या होगा? वर्किंग हार्ड टू सक्सीड इन स्टडीज, एक्सेप्टिंग डिसीजन ऑफ अथॉरिटीज, डेवलपिंग एथलेटिक एक्टिविटीज एंड स्किल्स, स्पेंडिंग टाइम डेवलपिंग रिलेशनशिप विद पीयर्स। तो आप जो फर्स्ट प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क क्या होगा? तो वो होगा स्पेंडिंग टाइम डेवलपिंग रिलेशनशिप विद पीयर्स। जो आपके साथ में रहते हैं उनके साथ आप क्या करेंगे? अपना तालमेल बिठा के रहेंगे, जो डेवलपमेंटल टास्क होगा बच्चों के एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए। नेक्स्ट इज विच पोजीशन इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग हियर। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है? रिकवरी, सेम्स लेटरल, डॉर्सो रिकॉम्बिनेंट या फिर नीचेस्ट पोजीशन। तो यहाँ पर आपको बताना है पोजीशन में तो कौन सी पोजीशन है जो यहाँ पर की जा रही है। पहले पेशेंट को सीधा लेटाया, एक हाथ ऊपर किया, देन इस तरीके से लास्ट तक के कौन सी पोजीशन बताई गई है? तो ये यहाँ पर रिकवरी पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? रिकवरी पोजीशन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आप इस जो ब्लेड है, यहाँ पर इस ब्लेड के कर्व को देखिए, तो किस टाइप के कर्व हैं, तो इससे आप इसको पहचान पाएंगे। ऑप्शन में आर्टरी फोर्सेप्स, एलाइस फोर्सेप्स, ग्रीन एर्मिटेज या फिर बेबुक्स फोर्सेप्स। तो क्या है? बेबुक्स फोर्सेप्स है जो कि एब्डोमिनल सर्जरीज में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट को आपको पहचानना है। ऑप्शन में आपको डायलिसिस मशीन, मैकेनिकल वेंटिलेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर या फिर इन्फेंट इंक्यूबेटर। तो ये क्या है? इन्फेंट इंक्यूबेटर है। नेक्स्ट इज विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट इन प्रिवेंटिंग एक्यूट डायरियल डिसीज।
तो यहाँ पर एक्यूट डायरियल डिसीज़ को ये सेम मशीन यहाँ पर दोबारा से शो हो रही है, ये वाली इंक्यूबेटर है जो इन्फेंट इंक्यूबेटर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द अप्रोप्रिएट इन प्रिवेंटिंग एक्यूट डायरियल डिसीज। तो एक्यूट डायरियल डिसीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शन में मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, मेंटेनिंग गुड फूड हाइजीन, मेंटेनिंग गुड एनवायरमेंटल हाइजीन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी से हम क्या कर सकते हैं? डायरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? व्हाइट हॉट स्पॉट, कॉप्लिक स्पॉट, केफ्लेट स्पॉट या फिर टारगेट स्पॉट। तो व्हाइट हॉट स्पॉट किसकी कमी के कारण होगा? विटामिन ए की कमी के कारण। कॉप्लिक स्पॉट्स मीजल्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज फॉर्म क्रीम्स एंड जेलीज आर विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो जो फैमिली प्लानिंग से 5 नंबर का आपको आने वाला है वो क्वेश्चन नहीं रहे यहाँ पर। फॉर्म्स क्रीम्स एंड जेलीज कौन सी मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की? फिजिकल, नेचुरल, केमिकल या फिर इंट्रायूट्राइन। तो ये सभी क्या हैं? केमिकल मेथड हैं। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फैमिली प्लानिंग के सभी ऑब्जेक्टिव किसी एक को छोड़कर टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, टू रेगुलेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, टू मिनिमाइज द इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसीज या फिर टू अवॉइड द अनवांटेड बर्थ। तो फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्ट सब हैं किसी एक को छोड़कर। तो क्या है? टू मिनिमाइज द इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसीज, मिनिमाइज नहीं करना है, इवन इसको बढ़ाना है। तो फैमिली प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सब हैं, बट जो नहीं है वो क्या है? टू मिनिमाइज द इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसीज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। टर्मिनल का मतलब है परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बर्थ वैक्सीन, वेसेक्टोमी, सबडर्मल इम्प्लांट्स या फिर कंबाइंड पिल्स। तो क्या है? वेसेक्टोमी, जो कि मेल्स में की जाएगी। क्वेश्चन आपको ये भी आता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाई जाती है परमानेंट, तो क्या है? वो ट्यूबेक्टोमी, फीमेल स्टरलाइजेशन जिसको हम कहेंगे। और यहाँ पर टर्मिनल मेथड क्या है? वेसेक्टोमी। ऑप्शन में ट्यूबेक्टोमी होता तो आप उसको भी मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रिवेंटिव मेथड टू हेल्प वुमेन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो प्रिवेंटिव मेथड है जिसमें वुमेन अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती हैं, क्या कहलाएगी? फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स या फिर कपल प्रोटेक्शन। तो ये कहलाएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट इज व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज। तो डायरिया यदि 14 दिन से ज़्यादा रहे तब हम इसको क्या कहते हैं? परसिस्टेंट डायरिया। क्या कहेंगे? परसिस्टेंट डायरिया। यदि यहाँ पर कहते हैं कि ब्लड आ रहा है, म्यूकस आ रहा है स्टूल के साथ में, तब हम कहते हैं डिसेंट्री। बट यहाँ पर डायरिया मोर देन 14 डेज हो गया तो क्या कहेंगे? इसको परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ पैरासाइटिक डिसीज ऑफ NCDC। तो NCDC के थ्रू एक प्रोग्राम लाया गया है पैरासाइटिक डिसीज के लिए। वो कौन सा प्रोग्राम है? तो वो है गुएना वॉर्म एरेडिकेशन प्रोग्राम। कौन सा है? गुएना वॉर्म एरेडिकेशन प्रोग्राम। यहाँ पर आप इन ऑप्शन से इसको इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर कहा है पैरासाइटिक डिसीज, तो यहाँ पर जो पैरासाइटिक डिसीज है वो क्या है? गुएना वॉर्म है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम क्या होगा? गुएना वॉर्म एरेडिकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट इज इट इज़ द एबिलिटी टू मेक लॉजिकल रेशनल डिसीजन एंड डिसाइड वेदर अ गिवन एक्शन इज राइट और रॉन्ग। तो एबिलिटी ये क्या कहलाती है? जजमेंटल एबिलिटी, जिसमें आप लॉजिकल जो प्रॉपर तरीके से सोच समझ सकते हो और प्रॉपर राइट एक्शन ले सकते हैं कि क्या सही क्या गलत है, क्या है? जजमेंट। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ मैनुअल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज टू कन्वे मीनिंग एज अपोज्ड टू ओकेजनली कन्वेड साउंड पैटर्न्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप कम्युनिकेशन के लिए बॉडी लैंग्वेज जो यूज़ करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? तो आपको 5 नंबर का एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल से आना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 91 से आप देखिए, यहाँ पर यही क्वेश्चन ऐड है। 92 तो क्या है? साइन लैंग्वेज, जिसमें आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से मैनुअल कम्युनिकेशन से चीज़ें बता रहे हैं बिना बोले, तो ये क्या है? साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट इज द यूनिक एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कंपेयर्ड टू स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन इज दैट। तो यहाँ पर जो एक एडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन से यदि कंपेयर करें हम, तो वो क्या है? फीडबैक इज ईजियर एंड मोर इमीडिएट, कम्युनिकेशन रोल्स आर मोर फॉर्मल, ऑलवेज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक प्लेस या फिर ऑल ऑफ दीज।
तो यहाँ पर स्मॉल ग्रुप से यदि हम ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेशन है उसको कंपेयर करते हैं तो क्या एडवांटेज होंगे? कम्युनिकेशन रोल आर मोर फॉर्मल एज कंपेयर टू स्मॉल ग्रुप के। नेक्स्ट इज द नर्स इज अवेयर दैट एन अडाप्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू पेल्विक रीजन दैट रिजल्ट डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा। सिंपल क्वेश्चन है, डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा क्यों? क्योंकि ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो रही है पेल्विक रीजन में। तो ये क्या कहलाएगा? लेडेन साइन, हैगर्स, गॉडेल्स या फिर चैडविक साइन। तो ये कौन सा साइन कहलाएगा? ये कहलाएगा चैडविक साइन। नेक्स्ट इज सुमन इनिशिएटिव इज कवर्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। तो एक इनिशिएटिव लिया गया था सुमन, क्या लिया गया था? सुमन इनिशिएटिव। तो सुमन इनिशिएटिव लिया गया था तो एक किस मिनिस्ट्री ने लिया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये जो इनिशिएशन लिया था 10 अक्टूबर 2019 को लिया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। मैटरनल न्यूबॉर्न के लिए प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सुमन इनिशिएटिव लिया था। कौन सा इनिशिएटिव लिया था? सुमन इनिशिएटिव। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अभियान। क्या है इसका फुल फॉर्म? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अभियान 10 अक्टूबर 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने इसको लाया था न्यूनेटल और मैटरनल है जो हेल्थ के लिए। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड इन द। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हम लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, इसी महीने है जो अप्रैल, तो हर साल लास्ट वीक रहेगा जो अप्रैल का, उसमें सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ सिगरेट कॉज द लंग कैंसर। तो सिगरेट लंग कैंसर का कारण बनेगा, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? स्मोकिंग सिगरेट ट्रांसफर वायरस दैट कॉज द कैंसर। सिगरेट कंटेन्स द निकोटिन। सिगरेट स्मोक कंटेन्स केमिकल कार्सिनोजेंस। तो आप प्रॉपर तरीके से क्या एक्सप्लेन करेंगे कि सिगरेट में जो केमिकल कार्सिनोजन रहेंगे वो आपको कैंसर का कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस नॉइज बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो साउंड है कम्युनिकेशन प्रोसेस में किस तरीके से है, जो आप जो शोर है ये किस तरीके का आपको बैरियर बनेगा? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या फिर नन ऑफ दिस। तो साउंड किस तरीके का होगा? फिजिकल बैरियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द रिस्पॉन्स रिसीव्ड टू सेंडर मैसेजेस कॉल्ड। तो आपको यदि किसी ने मैसेज भेजा, आपने उसका रिस्पॉन्स दिया, तो ये क्या कहलाएगा? फीडबैक। लास्ट क्वेश्चन है FPLIMS स्टैंड फॉर। तो FPLIMS का फुल फॉर्म होता है फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये पूरे 100 MCQ थे MPCHO पेपर के। तो यदि जो भी लोग इस PDF को या फिर MPCHO के 2019 से 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको जो ऑफिशियल ऐप है उसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी पेपर्स को ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।